हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम AIB 18 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका जुडिशरी का एग्ज़ाम भी होने वाला है। आप सभी काफ़ी अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आपके लिए डेली जो है इम्पोर्टेंट MCQ की वीडियो जो है मैं लेकर आता हूं, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ MCQs को डिस्कस करते हैं। अलग अलग सब्जेक्ट से हम आपके लिए MCQ लेकर आते हैं, कंबाइन करके लेकर आते हैं, AIB 18 के सिलेबस के अनुसार लेकर आते हैं। अगर आप भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो मैं उन सभी कैंडिडेट का जो हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी कर रहे हैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, और जो भी कैंडिडेट हमारे साथ इस वीडियो के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं उन सभी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी मंडे टू फ्राइडे की जो क्लास होती है उसमें हम जो है इम्पोर्टेंट बेरेक्ट से डिटेल डिस्कशन करते हैं। यानी कि MCQ को तो पढ़ते हैं, उसके साथ साथ और क्या इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट है, जो कि MCQ बन सकते हैं, उसके बारे में समझते हैं। और जो हमारी सैटरडे संडे की क्लास होते हैं, इसमें हम 19 बेरेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आते हैं। यानी हमारी कोशिश रहती है मैक्सिमम बेरेक्ट से आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए और इन सभी को डिस्कस करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। जस्ट वेट। तो आज की वीडियो का सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा होने वाला है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस। आपने हमारा जो संविधान है उसका प्रीएम्बल यानी कि जो प्रस्तावना है उसको आपने पढ़ा होगा, और इस पर क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। और इसमें जो सीक्वेंस है, जो वर्ड वहां पर शामिल किए गए हैं प्रीएम्बल के अंदर, उसकी सीक्वेंस के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो क्या सही सीक्वेंस है? सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो सही, सबसे सही जो सीक्वेंस है वो है हमारा फर्स्ट ऑप्शन। यानी कि इसी सीक्वेंस के अनुसार वहां पर जो है मेंशन किया गया है, सोवरेनिटी, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ इक्वेलिटी इज मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब किस तरीके की इक्वेलिटी की बात की गई है जब हम अपने प्रीएम्बल को पढ़ते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो किस तरीके की इक्वेलिटी की बात की गई है? इक्वेलिटी ऑफ स्टेट्यूज, इक्वेलिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इक्वेलिटी ऑफ वेल्थ। यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार की समानता का उल्लेख किया गया है? तो स्थिति की समानता, रोजगार की समानता, धन की समानता। तो स्टैट्यूज की समानता की बात की गई है, और इसका जो सही जवाब है वो है हमारा पहला ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम अपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपको पता होने चाहिए और जो उसके अंदर शामिल है, लेकिन इन सभी ऑप्शंस में से एक ऐसा ऑप्शन है जो उसमें शामिल नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। प्रीएम्बल मोस्ट ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट है जब हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो इन सभी में से किस वर्ड को शामिल नहीं किया गया है? फोर्थ वर्ड को, यानी कि कम्युनिस्ट वर्ड को शामिल नहीं किया गया है प्रीएम्बल में। सोवरेनिटी, सोशलिस्ट और सेक्युलर को इसको शामिल किया गया है। अभी तक जितने हमने क्वेश्चन किए हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है, और पहले क्वेश्चन से ही आपको पता चल जाता है कि अगले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडोप्टेड इन, इस डेट को आपको हमेशा याद रखना है। दैट इज मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कि 26 नवंबर 1949 को हमने अपने भारत के संविधान को एडॉप्ट किया था। ये बात कहाँ पर लिखी हुई है? क्या ये आर्टिकल 1 में, प्रीएम्बल में, 2 में या 3 में? तो ये लिखी हुई है हमारे प्रीएम्बल के अंदर। तो ये प्रस्तावना के अंदर लिखी हुई है, तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारा सेकंड ऑप्शन। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आज डिटेल डिस्कशन नहीं हो रही है, इसलिए थोड़ा सा फास्टली करते हुए चलेंगे। थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको बताता रहूंगा, और डिटेल में डिस्कशन नहीं होगी, लेकिन मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो कवर करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि एग्जाम आपका काफी नजदीक है।
व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द वर्ड मेंशन इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर ये सभी वर्ड भी हमारे प्रीएम्बल के अंदर मेंशन किए गए हैं, सभी वर्ड इंपॉर्टेंट है। अब इनकी क्या सीक्वेंस है ये आपको पता लगानी है। फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, लिबर्टी और जस्टिस। तो क्या है इसकी करेक्ट सीक्वेंस? इसकी करेक्ट सीक्वेंस है जस्टिस, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधु तत्व यानी फर्टिनिटी। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द का सही क्रम यही है, जो कि फोर्थ ऑप्शन बता रहा है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझते हैं। ए इंटेंशनली पुल अप ए वुमेन वेल यानी कि पर्दा विदाउट हिज कंसेंट, intended or knowing it to be likely that he may thereby injury or threatened or annoy her. A is guilty of molestation, force, criminal force या फिर assault। सबसे पहले तो आपने ये देखकर पता लगा लिया कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये कहाँ से लिया गया है। ये हमारा लिया गया है आईपीसी से, क्योंकि इल्यूस्ट्रेशन बेस है और हमारे ऑप्शन भी देखने से ये पता चल रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा हमारा क्वेश्चन और कहाँ से लिया गया है। तो ये डील करता है हमारा किस चीज़ से? ये डील करता है हमारा क्रिमिनल फोर्स से। तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है बिल्कुल सही है। और बात करें क्रिमिनल फोर्स से रिलेटेड सेक्शन 350 जो आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फॉल्स of section 34 and section 149 of CRP of IPC। सेक्शन 34 बात करता है कॉमन इंटेंशन के बारे में, कॉमन इंटेंशन के बारे में। और जब हम बात करते हैं सेक्शन 149 की तो ये बात करता है कॉमन ऑब्जेक्ट के बारे में। अब इन सभी स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट नहीं है, ये हमें पता लगाना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 34 डज नॉट इटसेल्फ क्रिएट any specific offense whereas section 149 do so, यानी कि 149 ऐसा करती है और सेक्शन 34 सबवे में कोई स्पेसिफिक ऑफेंस नहीं है ये पर्टिकुलर सेक्शन। सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? सम एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ए क्राइम इज रिक्वायर्ड in section 34 and while it is not need in section 149। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 34 स्पीक टू कॉमन ऑब्जेक्ट एंड सेक्शन 149 कंटेम्पलेट कॉमन ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सही है। फोर्थ ऑप्शन क्या कह रहा है? सेक्शन 34 रिक्वायर्ड एटलीस्ट 5%। क्या ऐसा जरूरी है कि जब हम सेक्शन 34 की बात करते हैं आईपीसी के अंदर तो वो कॉमन इंटेंशन की बात करता है? तो कॉमन इंटेंशन के लिए 5% की तो जरूरत नहीं है। जब हम बात करते हैं 149 में तो अनलॉफुल असेंबली के लिए वहां पर तो हो सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं है। अब यहाँ पर क्या कहा गया अपोजिट में? हु मे शेयर द कॉमन इंटेंशन वेयर सेक्शन 149 रिक्वायर्ड एटलीस्ट 2% टू शेयर द कॉमन इंटेंशन, यानी कि अपोजिट यहाँ पर इसका कर दिया है। तो ये जो लास्ट ऑप्शन है इसका बिल्कुल सही जवाब है। हिंदी में भी एक बार इसको समझ लेते हैं। धारा 34 पहला पॉइंट क्या कह रहा है? पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? धारा 34 अपने आप में कोई विशिष्ट अपराध नहीं बनाती जबकि धारा 149 ऐसा करती है। सेकंड ऑप्शन है धारा 34 में अपराध के कुछ सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है जबकि धारा 149 में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। थर्ड ऑप्शन है धारा 34 सामान्य इरादे की बात करती है जबकि धारा 149 सामान्य उद्देश्य पर विचार करती है। फोर्थ ऑप्शन है धारा 34 के लिए कम से कम 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जबकि सामान्य इरादे को साझा करते हो जबकि जो कि सामान्य इरादे को साझा करता है जबकि धारा 149 के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की सामान्य इरादे को साझा करने की आवश्यकता होती है। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये बिल्कुल इसका सही जवाब है क्योंकि इसमें नेगेटिव बात की गई है, यानी कि यहाँ पर पूछा गया है ना कि कौन सी चीज यहाँ पर फॉल्स है, तो ये चीज इसमें शामिल नहीं है। इसके अलावा तीनों पॉइंट जो है हमारे सही है सेक्शन 34 और सेक्शन 149 के अनुसार।
बात करते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है, मेक एटमॉस्फेयर नोक्शियस टू हेल्थ इज डील विद, यानी कि वातावरण को स्वच्छता के लिए हानिकारक बनाना इसके अंतर्गत आता है। किस पर्टिकुलर सेक्शन में हमारी जो आईपीसी की है वो बात करती है इसके बारे में। तो सेक्शन नंबर 278 इससे डील करती है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 281 की, तो ये बात करता है जब किसी फॉल्स मार्क को एग्जिबिट किया जाता है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 281 की, तो ये बात करता है रेश नेग्लिजेंस ऑफ वेसल्स के बारे में। जब हम बात करते हैं 279 ऑफ आईपीसी की, तो ये पब्लिक वे पर रशली ड्राइव करना उससे डील करती है। तो ये सभी सेक्शंस भी आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अंडर सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी, which of the following period of detention undergo by the accused shall be set off against the sentence of imprisonment in case, यानी कि किस केस के अंदर यहाँ पर सेट ऑफ कर दिया जाएगा जो सेंटेंस है। पहला है द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगो इन ए डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट, यानी कि पेमेंट में डिफॉल्ट हुआ है। सेकेंड ऑप्शन है द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल ऑफ द केस। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ डिटेंशन अंडरगो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन एंड द ट्रायल ऑफ द सिमिलर केस। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में इसको एक बार समझ लेते हैं और क्या इसका अर्थ निकला है उसको जान लेते हैं। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अभियुक्त द्वारा बिताई गई हिरासत की निम्नलिखित अवधि में से कौन सी अवधि को किसी मामले में कारावास की सजा के विरुद्ध में समायोजित किया जाएगा। जुर्माना अदा न करने पर हिरासत में ली गई अवधि। दूसरा ऑप्शन है मामले की जांच या सुनवाई के दौरान हिरासत में ली गई अवधि। तीसरा ऑप्शन है सामान्य मामले की जांच और सुनवाई के दौरान हिरासत में ली गई अवधि। और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसका सही जवाब है आपके अनुसार? आप हमें बताइए कौन सा इसका सही जवाब है आपके अनुसार। और आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ना है 482 को। इसके अनुसार बात की गई है, हमारे सेकंड ऑप्शन जो है इससे बिल्कुल सही रिलेट करता है, इसलिए सेकंड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। ए कंप्लेनेंट ऑफ ए मजिस्ट्रेट ट्राइबल ए केस इंस्टीट्यूट अपॉन ए कंप्लेंट can challenge the judgment of the acquittal passed by the competent court by the filing। अब क्या चीज फाइल की जाएगी, कौन सा ऑप्शन सही है? जब बात की जाती है एक्विटल की जजमेंट प्रोनाउंस हो गई है, उसको चैलेंज किया जा रहा है। अब यहाँ पर इससे रिलेवेंट कौन सा ऑप्शन सही है? हिंदी में क्या अर्थ बन रहा है, एक शिकायत पर स्थापित मजिस्ट्रेट के विचारणीय मामले का एक शिकायतकर्ता साक्ष्य न्यायालय द्वारा समक्ष न्यायालय द्वारा पारित किए गए दोष मुक्ति के फैसले को दायर करके चुनौती दे सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, रिवीजन इन द सेशन कोर्ट, रिवीजन इन द हाई कोर्ट, अपील बिफोर ए सेशन कोर्ट, और फिर एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट लीव ऑफ अपील इन द हाई कोर्ट। तो इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन, उच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति हेतु आवेदन यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेट करता है। और इसके लिए आपको सेक्शन नंबर 378 को जो है पढ़ना होगा सीआरपीसी के अंदर, जो कि आपको वहां पर पता होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ए वुमेन एज इज 13 ईयर एंड हर सन इज एज ऑफ 14 ईयर आर विटनेस टू बी ए मर्डर, जो कि एक मर्डर के विटनेस है। Their statement under section 161 of CRPC may be recorded by the police officer concerned at। अब कहां पर? सबसे पहला है scene of the occasion, सेकेंड ऑप्शन है वुमेन पुलिस स्टेशन, at the police station where FIR is registered and the place where such woman and her son reside। अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के संबंध में आपको जो आंसर है वो आपको देखने को मिलेगा सेक्शन नंबर 160 में, ना कि 161 में। तो आपको इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ लेना है और आपको इसका सही जवाब मिल जाएगा। इसका सही जवाब है हमारा फोर्थ ऑप्शन।
हिंदी में इसे समझ लेते हैं। 30 साल की एक महिला, उसका 14 साल का एक बेटा एक हत्या के गवाह हैं। धारा 161 सीआरपीसी के तहत उसका बयान संबंधित पुलिस अधिकारी के द्वारा कहाँ दर्ज किया जा सकता है? घटना स्थल पर, महिला थाने में, उसका पुलिस राज्य में जहां एफआईआर दर्ज की गई है, वह स्थान जहां ऐसी स्त्री और उसका पुत्र निवास करता है। तो इसका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। वीडियो में अच्छे खासे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो काफ़ी इंफॉर्मेशन आप इस वीडियो से ले पाएंगे। और मैं सभी कैंडिडेट से कहना चाहता हूं, जो भी आपके रिलेटिव, कोई भी जानकार फ्रेंड एआईबी की किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो चाहता है कि मैं डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करूं, डिफरेंट टाइप ऑफ नए नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करूं, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमें करने भी चाहिए। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि लॉ से रिलेटेड है, तो आपको डेली एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। 50 से 100 क्वेश्चन आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉर्ड एविडेंस बिफोर फ्रेमिंग द चार्ज? फर्स्ट ऑप्शन है समन ट्रायल केस, सेकंड ऑप्शन है सेशन ट्रायल केस, थर्ड ऑप्शन है वारंट केस इंस्टीट्यूट अपॉन द कंप्लेंट, और फोर्थ ऑप्शन है वारंट केस इंस्टीट्यूट अपॉन द पुलिस रिपोर्ट। तो कौन सा इसका सही जवाब है? हिंदी में इसका अर्थ समझ लेते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में न्यायालय को आरोप तय करने से पहले साक्ष्य दर्ज करना आवश्यक है? ऐसे एक शिकायत पर वारंट मामला स्थापित किया गया है तब। अब यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। और जब हम बात करते हैं वारंट केसेस के बारे में, तो इससे रिलेटेड पर्टिकुलर प्रोविजन आपको देखने को मिलते हैं 239 से लेकर के 215 तक। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट के अंदर। एक तो पुलिस रिपोर्ट पर जब कंप्लेंट आती है, वारंट केस होता है, अदर देन पुलिस रिपोर्ट, और फिर कंक्लूजन की बात की गई है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकेटा अप्लाई टू शूट ओनली, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग ओनली, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग ओनली, शूट एज वेल एज एग्जीक्यूशन। तो शूट पर भी और एग्जीक्यूशन पर भी हमारा रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। और ये कौन से पर्टिकुलर सेक्शन की बात की जा रही है? सेक्शन नंबर 11 ऑफ सीपीसी की बात की जा रही है, जहां पर रेस जुडिकेटा का प्रिंसिपल दिया हुआ है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपको एक्सप्लेनेशन नंबर 7 के अंदर आपको देखने को मिलेगा। जब आप एक्सप्लेनेशन 7 को पढ़ेंगे तो वहां पर बात की गई है शूट की भी, और एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग पर भी हमारा ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है अप्लाई होता है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। रेस जुडिकाटा डज नॉट अप्लाई। अब कहां पर अप्लाई नहीं होता? बिटवीन द को प्लेंटिफ, बिटवीन द को डिफेंडेंट, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। आप सभी को पढ़ते ही ये पता चल रहा होगा कि किस पर अप्लाई नहीं होता है, और वो है हमारा फोर्थ ऑप्शन, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट। रिट कितने प्रकार की होती है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी रिवीजन होती रहे। और जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है रिट कितनी प्रकार की है, वो कमेंट से देखकर इस चीज को याद कर सकें। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल कंडीशन फॉर द एप्लीकेशन ऑफ द रेस जुडिकाटा? तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रीवियस शूट वाज फाइनली हियर्ड and decide by the court of competent jurisdiction. Second option है previous suit must be a pending before a court. Third option है party in a previous and subsequent suit may be the same. And fourth option है subject matter of the previous and subsequent suit may be the same. अब हिंदी में इसके क्या ऑप्शन है उनको समझ लेते हैं। यानी कि पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि पिछले मुकदमे के अंततः सुनवाई और निर्णय समक्ष क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के द्वारा किया गया है। दूसरा ऑप्शन है पिछला मुकदमा किसी अदालत में लंबित यानी पेंडिंग होना चाहिए। और थर्ड ऑप्शन है पिछले और बाद के मुकदमे में पक्षकार सामान्य
होने चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है पिछले और बाद के मुकदमे की विषय वस्तु समान होनी चाहिए। तो जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 11 की, तो सेक्शन नंबर 11 रेस जुडिकाटा के प्रिंसिपल की बात करता है और ये हमें ये कहता है कि कोई भी शूट पहले ही डिसाइड हो चुका हो, उस पर दोबारा से सेम मैटर पर, सेम सब्जेक्ट मैटर पर, सेम पार्टी है तो शूट फाइल करते हैं, तो ऐसे में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लगाकर उसे वहीं पर रोक दिया जाएगा। जब हम बात करते हैं सब जुडाइस की, तो वहां पर पेंडिंग की बात की गई है, ना कि रेस जुडिकाटा के अंदर। तो इसका जो सही ऑप्शन है हमारा सेकंड ऑप्शन है। तो आप सभी को पता चल गया। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। रेस जुडिकाटा में भी ऑपरेट बिटवीन और ए प्लेंटिफ, ए डिफेंडेंट, को प्लेंटिफ या फिर को डिफेंडेंट। तो कौन सा इसका सही जवाब है आप सभी को पता चल गया। फोर्थ ऑप्शन इसका सही जवाब है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। प्रिजम्पशन एज टू एब्सेंस ऑफ कंसेंट इन ए सर्टेन प्रोसिक्यूशन ऑफ रेप केस इज रेज्ड बाय, यानी कि प्रिजम्पशन मान ली जाएगी रेप के केसेस में, इसके रिगार्डिंग हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट का एक पर्टिकुलर सेक्शन है। कौन सा सेक्शन है आपको पता लगाना है। 114 कैपिटल बी, 376 आईपीसी, 114 कैपिटल ए। तो इसका सही जवाब है हमारा 114 कैपिटल ए। इसको जब आप रीड करोगे तो वहां पर स्पेसिफिकली आपको देखने को मिलेगा प्रिजम्पशन की बात की गई है, रेप के केस में प्रोसिक्यूशन के प्रिजम्पशन की बात की गई है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ एन कंप्लायंस। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप बोर तो नहीं हो रहे हैं, आप इंजॉय तो कर रहे हैं, आप जो है इंफॉर्मेशन तो ले पा रहे हैं। साथ ही मैं ये कहना चाहता हूँ किसी भी क्वेश्चन का कोई ऑप्शन गलत मेरे से राइट हो गया है तो प्लीज उसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उसको ठीक कीजिएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट उससे गलत याद ना करें। आपसे मोस्ट ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्ट है, केवल इसी पर्पस पर मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूं, ताकि कोई भी स्टूडेंट गलत चीज़ों को याद ना करे, क्योंकि वो उसका एक क्वेश्चन अगर वो जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा उसके लिए गलत है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा अगर कोई भी क्वेश्चन में से गलत हो जाता है, और क्लैरिफाई करने के लिए भी उसमें डिटेल आप बता सकते हो कि सर इस तरीके से ये ऑप्शन सही है और आपने जो टिक किया है वो ऑप्शन गलत है, अगर ऐसा होता है तो। वैसे तो मैं मोस्टली जो है डिटेल में बताता हूँ और डिटेल में अच्छे से बताता हूँ, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में गलत टिक हो जाता है, ये कारण हो सकता है। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द करेक्ट विद द रिस्पेक्ट ऑफ द कंप्लायंस। कंप्लायंस को हमें सेक्शन 113 के अंदर हम पढ़ते हैं, कहां पर, इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर। अब इसके संबंध में कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है ये आपको पता लगाना है। एक पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, अ कंप्लायंट शैल नॉट बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन। सेकेंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एन अकम्प्लाइंट शैल बी ए कॉम्पिटेंट विटनेस अगेंस्ट एन अक्यूज पर्सन। जी सही कह रहा है, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट बता रहा है। थर्ड ऑप्शन है नो कन्विक्शन शैल बी मेड बेस्ड ऑन द अनकोरबरेटेड टेस्टिमनी ऑफ एन अकम्प्लायंस। और फोर्थ ऑप्शन है एन अकम्प्लायंस टेस्टिमनी शैल ऑलवेज बी कोरोबरेटेड। हिंदी में एक बार और समझ लेते हैं क्या अर्थ लिखना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एक सहयोगी किसी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सक्षम गवाह नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है अपोजिट कहा गया है लेकिन सेक्शन में, एक सहयोगी किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ सक्षम गवाह होगा, यही तो बात कहता है हमारा सेक्शन नंबर 113। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है। थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, किसी भी साथी की अपुष्टि गवाह के आधार पर कोई दोषसिद्धि नहीं की जाएगी, ऐसा भी नहीं है। और किसी भी साथी के गवाह को की हमेशा पुष्टि की जाएगी, ये भी हमारा ऑप्शन सही नहीं है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज एन एविडेंस। अब ये सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको मैं पहले भी करवा चुका हूं। जब हम बात करते हैं एफिडेविट की तो उसे एज एन एविडेंस कंसीडर नहीं किया जाता, अदरवाइज कोई भी एफिडेविट ला के कह देगा कि ये तो पर्याप्त एविडेंस है। तो इसलिए
ये जो तीनों ऑप्शन है नीचे के वो बिल्कुल सही है, लेकिन एफिडेविट यहाँ पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सही है। यानी कि एविडेंस कंसीडर किया जाता है विटनेस की स्टेटमेंट को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया गया है कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के समक्ष, या फिर कोर्ट के समक्ष कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया गया है, अब उसकी रेलिवेंसी वहां पर देखी जाएगी कोर्ट के द्वारा। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। और हम जब बात करते हैं इसके संबंधित ऑर्डर कौन सा है सीपीसी का, वो भी आपको पता होना चाहिए। ऑर्डर नंबर 19 जो आपको पढ़ना चाहिए इसके संबंध में। बात करते हैं टेस्टिमनी ऑफ होस्टाइल विटनेस, रिजेक्टेड आउटराइटली, पार्टली रिजेक्टेड, पार्टली एक्सेप्टेड, कंसिडर विद द कोज एंड कोरोबरेशन। तो कौन सा इसका सही जवाब है? फोर्थ ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। सावधानी से विचार किए जाए और पुष्टि की जाए शत्रुतापूर्वक गवाह यानी कि जो होस्टाइल विटनेस होते हैं उसके संबंध में। अब हम बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डील विद आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। यहाँ पर आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा समझना है। यहाँ पर डेफिनेशन नहीं पूछी गई है, इसके अलावा ये पूछा गया है किस पर्टिकुलर सेक्शन में डिफाइन किया गया है। डेफिनेशन एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर डेफिनेशन दी गई है, और एक सेक्शन जो कि उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करता है। तो इसलिए यहाँ पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत जो है टिक लगा देते हैं, या ये कहते हैं इसमें तो ऑप्शन है ही नहीं, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। तो इस तरीके से एआईबी की जब हम बात करते हैं तो आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट से आपके क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो अब कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है? सेक्शन नंबर 7 जो है इससे डील करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन एक्ट के अंदर बात की गई है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 6 की, तो सेक्शन नंबर 6 बात करता है एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंस के बारे में। सेक्शन नंबर 8 की जब हम बात करते हैं तो ये बात करता है कि जब पार्टी को आर्बिट्रेशन के लिए रेफर किया जाता है, जब किसी भी एग्रीमेंट के अंदर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का क्लोज होता है और वहां पर मेंशन होता है कि डिस्प्यूट अगर होगा तो आर्बिट्रेशन के लिए भेजा जाएगा और इसको रिजोल्व किया जाएगा। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 9 की, तो ये बात करता है इंट्रीम मेजर के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि मैं आपको समझा रहा था कि यहाँ पर आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट को एक स्पेसिफिकली सेक्शन में डिफाइन किया गया है, लेकिन डिटेल डिस्कशन भी इसकी की गई है सेक्शन नंबर 7 में। जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो डेफिनेशन दी गई है इसकी सेक्शन 2 सब सेक्शन बी के अंदर। यहाँ पर आपको डेफिनेशन इसकी देखने को मिलेगी कि किसे हम कहते हैं। जब हम सेक्शन 2 सब क्लोज ए की बात करते हैं तो ये आर्बिट्रेशन के बारे में बताता है, बी हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में बताता है, सी हमारा बताता है आर्बिट्रल अवॉर्ड के बारे में, डी हमारा बताता है आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के बारे में। तो इन पर्टिकुलर ऑप्शन को भी आपको जो है याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। अकॉर्डिंग टू द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट विच ऑप्शन इज द करेक्ट वन। यानी कि जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 की, तो यहाँ पर उसमें कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट है जो कि हमारे यहाँ पर आने चाहिए, या हम कहें इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो जब बात करते हैं पहले ऑप्शन की, एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मे बी इन ए फॉर्म ऑफ एन आर्बिट्रल क्लोज इन द कॉन्ट्रैक्ट और इन ए फॉर्म ऑफ ए सेपरेट एग्रीमेंट, या तो अलग हो या फिर उसी में मेंशन किया गया हो। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि वो रिटर्न में होना चाहिए, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट शैल बी इन ए रिटर्न। थर्ड ऑप्शन कह रहा है एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट इज इन ए रिटर्न if written नहीं writing if it is contained in a document signed by the party and exchange of letter, telex, telegram, other means of communication which provide the record of agreement। यानी कि जब भी आपका कोई इस तरीके का क्वेश्चन आता है और आपके ऑप्शन आते हैं ऑल ऑफ द अबव, अगर एक से ज्यादा ऑप्शन अगर आपको लग रहे हैं सही है तो हमेशा जो है फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा। यानी कि जहां पर ऑल ऑफ द अबव लिखा हुआ है वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं हिंदी में भी इसको एक बार पढ़ देता हूं, ये इंपॉर्टेंट है
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक मध्यस्थता समझौता एक अनुबंध में मध्यस्थता खंड के रूप में या फिर एक अलग समझौते के रूप में हो सकता है। दूसरा क्या है कि मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होगा, और तीसरा है एक मध्यस्थता समझौता लिखित रूप में होता है यदि यह पार्टी के द्वारा हस्तांतरित दस्तावेज, पत्रों, टेलीग्राफ, टेलीग्राम, दूर संचार और अन्य माध्यम से आदान प्रदान में शामिल होता है, जो समझौते का रिकॉर्ड प्रदान करता है। तो आपको यहाँ पर इसको, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेना है, याद रख लेना है और भूलना नहीं है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डील विद द मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट। काफी बार हमें टर्म देखने को मिलता है पेंडेंट लाइट, एक्चुअली इसका मतलब मेंटेनेंस ही होता है। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, यानी कि कोई डिवोर्स की पिटीशन चल रही है, अब वहां पर मेंटेनेंस क्लेम की जाती है, इंट्री मेंटेनेंस क्लेम की जाती है, ताकि वो अपने खर्चों को उठा सके। अपने कोर्ट में जो भी कागज इस्तेमाल हो रहे हैं उनमें जो भी पैसा खर्च हो रहा है उसके लिए उन्हें कुछ पैसा जो है कोर्ट जो है दिला दे अपोजिट पार्टी से। तो ये होता है हमारा मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग। अब ये यहाँ पर कौन सा पर्टिकुलर सेक्शन है जिसके अंदर हम जो है इस पर्टिकुलर पेंडेंट लाइट की एप्लीकेशन फाइल करते हैं या डील करता है, कौन सा सेक्शन है? सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 25, 26 और 27। तो ये पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 24 है हमारा। जब हम बात करते हैं 25 की, तो ये बात करता है परमानेंट एलिमनी और मेंटेनेंस के बारे में, यानी कि परमानेंट एलिमनी मिल जाती है, एक ही बार में आपको इतना पर्टिकुलर अमाउंट जो है मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये होता है, ये इसमें जो मेंटेनेंस पेंडेंट डिलाइट होते हैं ये आपके प्रोसीडिंग के लिए महीने टू महीने कुछ अमाउंट जो है कोर्ट निर्धारित कर देती है, जो अपोजिट पार्टी को देना होता है। बात करते हैं सेक्शन नंबर 26 की, जो बात करता है कस्टडी ऑफ ए चिल्ड्रन के बारे में। सेक्शन 27 बात करता है प्रॉपर्टी के डिस्पोजल के बारे में। तो इन सभी को भी आपको जो है याद रखना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हु कैन फाइल द एप्लीकेशन ऑफ मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग बिफोर द कोर्ट? या हस्बैंड, वाइफ, या फिर दोनों, या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो दोनों ही फाइल कर सकते हैं। जब आप इस पर्टिकुलर सेक्शन को पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 24 को, तो आपको पता चलेगा इसका थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल सही जवाब है, यानी कि पति और पत्नी दोनों जो है ये पिटीशन फाइल कर सकते हैं अगर वो असक्षम है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। हाउ मच टाइम इज गिवन टू द कोर्ट टू सेटल द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड द एप्लीकेशन पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस सूट अंडर द? अब यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में, सेक्शन नंबर 24 के अंदर एक समय सीमा भी निर्धारित की गई है कि मैक्सिमम इतने समय के अंदर तो यहाँ पर इस पिटीशन को सेटल कर ही देना है। क्या वो समय सीमा 30 दिन है, 60 दिन है, 90 दिन है, या फिर 120 दिन है? तो 60 दिन की समय सीमा निर्धारित की गई है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम इतना टाइम जो है कोर्ट के पास है उसे वो सेटल्ड कर दे। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पर्सन हु में बी अडोप्टेड। अब ये पर्टिकुलर टर्म की एक सेक्शन की सब हेडिंग है, आपको पता लगाना है किस सेक्शन की सब हेडिंग है, जो कि हमारा आता है फैमिली लॉ के अंदर, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंदर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए गए, तो 2 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बेरेक्ट ऐसे हैं जहां से कम मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बेरेक्ट जो है कम सीमित, बहुत ही ज्यादा सीमित है। सीमित यानी कि हम बहुत ही पतले बेरेक्ट हैं, जहां से आप इजीली वो 2 क्वेश्चन जो है इजीली आप प्रिपेयर कर सकते हैं और वो आपके गलत नहीं होंगे। सेक्शन नंबर 7, सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 9 या फिर सेक्शन नंबर 10? तो कौन सी पर्टिकुलर सेक्शन है जो डील करती है इससे? तो वो है हमारे सेक्शन नंबर 10। सेक्शन नंबर 10 डील करती है। जब हम बात करते हैं सेक्शन नंबर 7 की, तो ये बात करता है मेल की कैपेसिटी, जो कि एडॉप्शन, कोई भी हिंदू मेल जो कि एडॉप्ट करेगा किसी भी पर्सन को, उसकी क्या कैपेसिटी है। यहाँ पर बात की गई है फीमेल के बारे में कि फीमेल के पास क्या कैपेसिटी है किसी भी पर्सन को अडॉप्ट करने की, सेक्शन नंबर 8 के अंदर बताया गया है। सेक्शन नंबर 9 की जब हम बात करते हैं, तो इस पर्टिकुलर
सेक्शन के अंदर बात की गई है पर्सन कैपेसिटी ऑफ गिविंग इन एडॉप्शन, यानी कि कॉमन यहाँ पर बताया गया है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं और कौन सा इसका सही जवाब है। व्हाट इज द एसेंशियल कंडीशन विच आर फुलफिल एट द टाइम ऑफ एडॉप्शन, एडॉप्शन के समय पर कौन कौन सी एसेंशियल कंडीशन यहाँ पर बताई गई है जो फुलफिल करनी होती है और कौन सा सही जवाब है, क्या सभी सही है या फिर एक दो ही सही है। सबसे पहला है ही और शी इज एन हिंदू, बिल्कुल सही है। ही एंड शी हैज नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, उसने पहले ही अडॉप्ट, नॉट ऑलरेडी बीन अडॉप्टेड, पहले से ही अडॉप्ट ना किया हो, यानी कि उसने पहले से ही गोद नहीं लिया गया हो, उसको किसी और ने गोद ले लिया हो और फिर आप उसको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा। ही और शी हैज नॉट मैरिड अनलेस देयर इज ए कस्टम और यूसेज एप्लीकेशन टू द पार्टी विच परमिट पर्सन हु आर मैरिड बीइंग टेकन इन एडॉप्शन। और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। और ये आपको पर्टिकुलर सेक्शन कौन सा है जो आपको पता होना चाहिए, सेक्शन नंबर 10 ऑफ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, इसको आपको एक बार रीड कर लेना है। और ये आज इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। क्या कह रहा है इसको समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 डिफाइन द टर्म कॉग्नेंट। बहुत सी टर्म डिफाइन की गई है डेफिनेशन क्लोज के अंदर, एज इट इज क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कहाँ पर इस टर्म को डिफाइन किया गया है। चाहे आप किसी भी बेयर एक्ट का क्वेश्चन ले ले, चाहे आप हिंदू फैमिली लॉ के अंदर ले, आईपीसी के अंदर ले, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले, या फिर आप जो है सीआरपीसी के अंदर ले, सीपीसी में ले, तो पर्टिकुलरली डेफिनेशन वाले क्लोज से एज इट इज क्वेश्चन आपको बस यहाँ पर देखना होता है कि इस पर्टिकुलर वर्ड की डेफिनेशन कहाँ पर लिखी हुई है। डिटेल डिस्कशन भी आपको करनी है क्योंकि क्वेश्चन तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। बात करते हैं, पहला ऑप्शन है सेक्शन 2 सब क्लोज ए, सेक्शन 2 सब क्लोज बी, सेक्शन 2 सब क्लोज सी, सेक्शन 2 सब क्लोज डी। अब कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन सही है जो डिफाइन करता है कोग्नेट टर्म को, तो कोग्नेट टर्म को डिफाइन किया गया है 2C के अंदर, तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है। जब हम बात करते हैं 2A की, तो 2A एग्नेंट के बारे में बताता है, ये है कोग्नेंट। बी किसके बारे में बताता है, सेक्शन 2B एलाइना संतनम लो, यहाँ पर मैं लिख देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, पढ़ने इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जब हम बात करते हैं 2D की, तो 2D किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है कस्टम एंड यूसेज के बारे में। सेक्शन 2A बात करता है हमारा एग्नेट के बारे में और सेक्शन 2 भी हमारा कोग्नेट के बारे में। तो ये पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इस वीडियो के अंदर, तो आपको इन सभी क्वेश्चंस को जो है डिटेल में एक बारी दोबारा से रिपीट करके याद कर लेना है ताकि आपको जो है अच्छे से ये सारे क्वेश्चन याद हो जाएं। क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से अलग फॉर्म में पूछा जा सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट जो है सेक्शंस होते हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो हम कोशिश करते हैं आपके लिए लेकर आने के लिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।